हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट जीनियस में। फ्रेंड, हमने इससे पहले बॉयलर ट्यूब लीकेज रेक्टिफिकेशन का एक टॉपिक पे डिस्कस किया था। फ्रेंड, आज हम लोग फिर से उसी टॉपिक का सेकंड पार्ट लेके आए हैं आपके लिए। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बॉयलर ट्यूब लीकेज रेक्टिफिकेशन पर ही है, लेकिन आज हम लोग जो देखेंगे वो सेकेंड पार्ट का ट्यूब लीकेज किस तरह रेक्टिफाई किया जाता है ये देखेंगे। अगर आप पावर प्लांट में काम करते हैं और या आप मेंटेनेंस में हैं या इंजीनियर पोस्ट में हैं या किसी और पोस्ट में हैं, तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। तो फ्रेंड, आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। फ्रेंड, आज की वीडियो को पूरा हम डिटेल में समझेंगे कि किस तरह बॉयलर ट्यूब लीकेज रेक्टिफाई किया जाता है, क्योंकि सेकेंड पास का जो लीकेज होता है इसे रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो इसे हम देखेंगे कि आज हम इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे कि किस तरह हम इसे रेक्टिफाई करते हैं। आप यहाँ पर फ्रेम में देखिए, यहाँ पर मल्टी ट्यूब्स आपको दिखाई दे रही है। सेकेंड पास के इको ट्यूब्स हैं। यहाँ पर जब हम LTSH का ट्यूब हो, LTRH का ट्यूब हो, LTRH का ट्यूब हमें भेल के बॉयलर में दिखाई देता है, और जनरली हमें LTRH का जो ट्यूब होता है वह भेल के यूनिट में दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर हम LTSH, इको या किसी भी ऐसे ट्यूब्स में जब हम जाएंगे तो सेकंड पास में जितने भी ट्यूब होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉर्म में होते हैं। इसे हम सीक्वेंसली समझते हैं कि किस तरह इन्हें रेक्टिफाई किया जाता है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किस तरह लीकेज को आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफाई होने के बाद क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स मैंने आपको बता दिए थे। अगर आपको वो सारी चीज़ें देखनी है तो उसका लिंक अपने वीडियो में डाल दूंगा, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट पास में अगर कोई लीकेज होता है तो उसके कंपैरिजन सेकेंड पास का जो ट्यूब लीकेज हुआ है तो वो काफ़ी ज़्यादा टफ होगा। तो इसे हम अच्छे से समझते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आप फ्रेम में देखिए कि ये नीचे एक ट्यूब आपको दिखाई दे रही है। ये इसे हम सिंगल ट्यूब कहेंगे। सिंगल ट्यूब जब ऊपर गई तो ये कुंडलित होती है। कुंडलित होने के बाद में फिर ऊपर जाकर वर्टिकल हो जाती है। तो ये जो कुंडलित शेप में आपको जो दिखाई दे रहा है इसे ही हम कॉइल कहते हैं। और ये एक ही ट्यूब है, लेकिन ये कई बार ये इस तरह से घूमी हुई है कि इसे हम कॉइल कहते हैं। ट्यूब क्या है, कॉइल क्या है, इसे भी यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ये सिंगल ट्यूब ही है। जब कुंडलित हो जाती है उसके बाद में ये कॉइल कहलाती है। उसके बाद फिर से ये वर्टिकली ऊपर की ओर चली गई है। आप फ्रेम में देखिए, यहाँ पर कई सारे ट्यूब्स दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन इनके नीचे भी मल्टी ट्यूब्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे कॉइल्स ही हैं। मैंने आपको बताया कि ट्यूब्स क्या है, कॉइल क्या है, तो ये सारे कॉइल्स ही हैं। अगर यहाँ पर लीकेज अगर किसी फर्स्ट ट्यूब में अगर होता है तब भी ये डिफिकल्ट तो होगा ही, लेकिन अगर लीकेज अगर सेकेंड ट्यूब या थर्ड ट्यूब में अगर हो जाता है तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसे अगर अटेंड करना है तो किस तरह अटेंड करेंगे इसको हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले जब कोई लीकेज होता है बॉयलर में तब आप उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किस तरह। मैं आइडेंटिफिकेशन के लिए अलग वीडियो डाला हुआ है, रेक्टिफिकेशन के लिए फर्स्ट पार्ट का एक अलग वीडियो डाला हुआ है। आप दोनों उसे अगर देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये जो मैटर है। सेकेंड ट्यूब में अगर लीकेज होता है तो सेकेंड ट्यूब में लीकेज हुआ है तो हमें सिर्फ सेकेंड ट्यूब को नहीं देखना होगा। सेकेंड ट्यूब के साथ साथ अगर हमें ये भी देखना होता है कि ये कोई सेकेंडरी डैमेज के चांसेस तो नहीं है यहाँ पर, और साथ में ये किसी अपने नेबरिंग ट्यूब को तो डैमेज नहीं किया। इन सारी चीज़ों को भी देखना होता है। और अगर हमें ये पता चला कि अब सेकेंड ट्यूब में अगर लीकेज आया है तो सेकेंड ट्यूब में लीकेज आने के बाद में सबसे पहले हमें इन्हें चेन ब्लॉक से बांधना होगा। चेन ब्लॉक से बांधने के बाद इनके जो हैंगर्स लगे होते हैं, हैंगर से इन्हें फ्री करना होता है। उसके बाद हमें नीचे जो वर्टिकल सेक्शन में मैंने आपको ट्यूब बताया था कुछ इस तरह, उन्हें आप नीचे से कट करेंगे। और ऊपर जो मैंने आपको वर्टिकल सेक्शन में बताया था ऊपर से भी कट करेंगे। वो इसलिए होता है क्योंकि ये जिस जगह पर ट्यूब है हमें इस जगह पर काम करने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। हम यहाँ पे वेल्डिंग अच्छे से नहीं कर सकते, अरेंजमेंट अच्छे से नहीं करते, इसलिए हमें इसे चेन ब्लॉक के थ्रू धीरे धीरे ऊपर उठाना होता है। तो अब हम इसे धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं। कट करने के बाद में, ऊपर उठाने के बाद में सबसे पहले हम इन ट्यूब्स का मेजरमेंट लेते हैं और इन्हें ये देखते हैं कि कितने ट्यूब्स में लीकेज आया है, और इनका थिकनेस चेक किया जाता है। थिकनेस चेक करने के बाद में हम ट्यूब्स को कटिंग करते हैं। अगर किसी और ट्यूब का भी थिकनेस अगर जाता है तो उस ट्यूब को भी कट करना है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, उन ट्यूब्स को भी कट करना है। सारे ट्यूब्स का मेजरमेंट लेना है, मेजरमेंट लेके उन्हें कट करना है। कट करके फिर से इनके जगह पर, क्योंकि हमें एक नया ट्यूब डालना है तो नया ट्यूब के लिए हमें फिर से नया ट्यूब अरेंज करना होता है। अरेंज करके उनके जो दोनों सिरे होते हैं उन्हें वी शेप देना है। वी शेप हम ग्राइंडर की मदद से करते हैं। वी शेप देने के बाद में हमें फिर से इसे रीअरेंज करना होता है। तो रीअरेंज करने के लिए हम यहाँ पर
ट्यूब को फिटअप करते हैं। तो जब भी हम फिटअप करते हैं 2 ट्यूब्स को, तो दोनों ट्यूब्स को फिटअप करने के लिए हमें 2.5 mm के आसपास का गैप रखना होता है। दोनों ट्यूब्स को फिटअप करने के बाद में इसमें रूट वेल्डिंग किया जाता है। रूट वेल्डिंग कंप्लीट हो जाने के बाद में हमें यहाँ पर फाइनल वेल्डिंग करना होता है। फाइनल वेल्डिंग हो जाने के बाद में जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमारा वेल्डिंग अच्छी तरह से किया जा चुका है, उसके बाद में हम यहाँ इसका आरटी टेस्ट के लिए जाते हैं। तो जब भी हम आरटी टेस्ट के लिए जब देते हैं तो उस जगह पर हमें ये भी इंश्योर करना है कि यहाँ पर कोई भी ना हो, क्योंकि आरटी टेस्ट से कई तरह की किरणें निकलती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है और डैमेज के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए सारे मेन पावर को पहले खाली कराना है, उसके बाद ही हमें आरटी टेस्ट के लिए बॉयलर को देना होता है। आरटी टेस्ट हो जाने के बाद में फ्रेंड अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, तो सक्सेसफुल हो जाने के बाद में ये जो ऊपर के जॉइंट्स थे जिस जगह पर हमें लीकेज मिला था, पहले हम इसी का आरटी टेस्ट करेंगे। आरटी टेस्ट सक्सेसफुल हो जाने के बाद में, क्योंकि हमने वर्टिकल सेक्शन में भी ट्यूब को कटिंग किया था, तो वर्टिकल सेक्शन में हमने ऊपर और नीचे दो जगह से ट्यूब को कट किया था, तो इन्हें भी हमें फिर से इसी तरह वी शेप देना है। वी शेप देकर रूट वेल्डिंग, फाइनल वेल्डिंग और उसके बाद में इनका भी आरटी टेस्ट करना है। आरटी टेस्ट हो जाने के बाद में हम बॉयलर को फिर से लाइट अप के लिए रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये जो प्रोसेस था, ये पूरा सेकंड पास का प्रोसेस था। सेकंड पास में किस तरह इसे अरेंज करना होता है, और ये इन सारे जब हमने वेल्डिंग करना शुरू किया, इसके पहले भी हमें ये भी देखना होता है कि यहाँ पर इसके फोल्डिंग की जरूरत तो नहीं है, कितने मेन पावर लगेंगे, कौन कौन और सारे जो मटेरियल है उन्हें शिफ्ट करना होता है। जो सारे ये प्रोटोकॉल्स मैंने आपको पहले वीडियो पे सारे बताया हुआ था, आप एक बार पहले वो सारे वीडियो जाकर देख लीजिएगा तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने आज का पूरा वीडियो देखा है तो आप सभी का थैंक यू उसके लिए।